नमस्कार, सुबह के 10 बजने को हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कथावाचकों से बदसलूकी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। योगी आदित्यनाथ ने इटावा की घटना को साजिश बताते हुए जातीय विद्वेष फैलाने का षड्यंत्र करार दिया। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे मामले में फौरन कार्रवाई करें और दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। तो दरअसल आपको बता दें कि जातीय विद्वेष फैलाने का षड्यंत्र इसे करार दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कहा है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मामलों में दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की बात कही है। उधर बीजेपी पर अखिलेश यादव का हमला अभी की इमरजेंसी को ध्यान में रखें। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, बीजेपी चाहती है जाति से जाति लड़े। इटावा की घटना को लेकर अखिलेश हमलावर हैं और ये बीजेपी की नकारात्मक राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ये तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उन्हें लाभ उठाना इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन आज भी तो अघोषित इमरजेंसी है। ऐसी इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो घटनाएं आज हो रही हैं। आप किसी के जो घटना इटावा में हुई है, ये वर्चस्ववादी लोग और शोषण करने वाले लोग, समाज में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उधर यूपी के इटावा में एक कथावाचक के बाल काटे जाने की घटना के बाद तमाम दावे किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और एक महिला ने बताया कि उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई और धमकी भी दी गई। मैं टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं कितौरा में गई थी, मेरे से वहाँ के यादव लोगों ने बदतमीजी देने की कोशिश की थी। इन्होंने हमारे लोगों को काटी है, तो इन लोगों की भी चुटैया काटो और इनकी पिटाई करो। तो इटावा में कथावाचकों से बदसलूकी के मामले को लेकर अब सियासत भी नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मामलों में षड्यंत्र करार दिया और कहा है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। उधर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है, कहा है कि जाति से जाति को लड़वाने का काम बीजेपी कर रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इससे पहले राजू राज के पास चलते हैं क्योंकि वो उसी गांव में मौजूद हैं। राजू, हम चाहेंगे कि ग्राउंड जीरो से आप जरा तस्वीरें वहां की दिखाइए और बताइए कि असल में अब क्योंकि इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है और जाति को लेकर अब राजनीति देखी जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जाति को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन इस घटना के तह पे जाना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं दो जातियों के बीच एक विद्वेष पैदा हुआ इस घटना के बाद से। ब्राह्मण वर्सेस यादव, यानी ब्राह्मण बनाम यादव हो चुका है। हम उसी गांव में हैं और उसी जगह पर हैं जहां पर यह घटना घटी है और हमारे साथ बात करने के लिए वो महिला हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि जो कथावाचक था उन्होंने छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से ये घटना घटी। हालांकि गांव के जिन लड़कों ने इसको अंजाम दिया इसे भी ये सही नहीं मान रहे, लेकिन जिस तरीके से कथावाचक ने जो आरोप है इस गांव वाले का कि अपनी जाति छुपाकर यहां पर किया, और ना केवल इस बात से इनको आरोप था कि ये यादव है या फिर ब्राह्मण, इससे किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बदसलूकी की और अपना नाम छुपाने की कोशिश की, इस वजह से परेशानी हुई और कथावाचक के साथ बदसलूकी की। हालांकि इस घटना का घोर निंदा जी न्यूज भी करता है और तमाम इन लोगों से भी हम बात करते हैं। हमारे साथ वो महिला है जिन्होंने पुलिस को भी शिकायत दी इस बात को लेकर कि इनके साथ बदसलूकी की गई। और ये जो परिवार आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये वो परिवार हैं जो इस कथावाचक में जो कथा होने वाली थी उसमें परीक्षित की भूमिका की थी, यजमान की भूमिका में ये दोनों पति पत्नी थे। इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं और ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था। हमारा नाम रेणु तिवारी है।
हमने इनको घर पे खाना पे बुलाया था, तो इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की। तो जब आप लोग वहां पर साथ में बैठे थे तो पूरा घटनाक्रम एक बार आप मुझे समझाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि वो कथावाचक मुकुट मणि यादव जो थे, यादव वजह से होने की वजह से उनके साथ ये बदसलूकी की गई। नहीं, हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। हम तो उनको आचार मानते थे, उनका पूरा सम्मान किया, पैर छुए। मुझे जात से कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप लोग इस बात की जानकारी थी कि जो कथावाचक हैं वो यादव हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैसे पता चला आप लोग को? उनके आधार कार्ड जब देखे गए, अच्छा, उससे जानकारी हुई। तो आपने एक शिकायत भी जिला प्रशासन को दी है, एसएसपी को दी है, आपने आरोप लगाया है कि छेड़छाड़ की गई थी। हाँ। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने बोला है कार्रवाई होगी। अच्छा, नहीं, कथावाचक मुकुटमणि यादव इन्होंने क्या क्या किया था, किस तरह की हरकत को अंजाम दिया था? हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ा था। इसके बाद आप उसी वक्त इसकी शिकायत क्यों नहीं किया? हमारी भागवत खंडित हो जाती, हम भागवत को देखते कि आप वो बताते जाके। अच्छा, भागवत देखना जरूरी था कि ये सब। उसने माफी मांग ली, हमने क्षमा कर दिया, बात खत्म। अच्छा, माफी भी मांगा? हाँ, उसने बदतमीजी की, माफी मांगी, तो वो पैरों पे सिर रखा उसने, हमने क्षमा कर दिया, बात खत्म हो गई थी। फिर उसका सर कैसे मुंडवा दिया गया? वो यहाँ से चले गए, लड़कों ने क्या उनके साथ किया वो मुझे पता नहीं। ठीक है, ठीक है राजू, बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। मनोज यादव जी, अब मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि ब्राह्मण वर्सेस यादव की जंग देखी जा रही है। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि ये जाति से जाति को भिड़वाने की कोशिश है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये विशुद्ध रूप से ऐसी राजनीति भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई, जिस पे परेशान होने के बाद, फंस जाने के बाद आज उल्टा आरोपित कर दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण ये लग रहा है कि अगर आपकी डबल इंजन की सरकार है और प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी लोग आप हो, तो अब पलट क्यों रहे हो? अब महिलाओं को क्यों आगे कर रहे हो? आपने तो महिलाओं के पैरों में नाक रगड़ाई है, उनका मूत्र उनके ऊपर छिड़का है, उनका मुंडन कराया है, उनकी सिखा काटी है। ये सब करने के बाद अब महिलाओं को आगे करोगे कि हाथ पकड़ लिया? शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज को। जो अगर उन्होंने ऐसी हरकत की तो तत्काल एफआईआर में ये लिखा जाना चाहिए था, तत्काल, कि इन्होंने घर की महिलाओं के साथ गलत किया, बदतमीजी की। एफआईआर में तो इन्होंने कोई ये कंप्लेन की नहीं। 3 दिन बाद ये बात सामने आई, जब पूरे समाज में, प्रदेश में, देश में इस समाज की बेइज्जती होना शुरू हुई कि देखो, एक यादव होने के नाते कथा। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, इटावा क्षेत्र में, जिसको हम यादव लैंड कहते हैं, वहां पे ब्राह्मणों से कई गुना ज्यादा यादव शास्त्री हैं, आचार्य हैं और कथावाचक हैं। अच्छा। कई गुना ज्यादा, 1-2% नहीं। आप आंकड़े, आप चाहें तो अपने रिपोर्टर को गांव-गांव भेज के आप करा सकते हैं जानकारी। लेकिन क्या इनको ये मालूम नहीं था? इनके समाज के लोगों को नहीं मालूम था कि वो कौन लोग हैं? ये सभी को मालूम है। नहीं, मनोज जी, कहा तो ये जा रहा है ना, जाति छिपाने का काम किया और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की भी कोशिश की गई। कौन सी जाति, किसका? अच्छा बताइए, आप एंकर हैं, पढ़ी लिखी हैं, क्या न्यूज पढ़ने के लिए किसी जाति की जरूरत है क्या? या कथा कहने के लिए किसी जाति की जरूरत है? भागवत सुनाने के लिए किसी जाति की जरूरत है? किस पन्ने में लिखा है देश के? किस, आप बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात नहीं है? जहां हमें धर्म की स्वतंत्रता मिली है वहां कहीं लिखा है क्या? किसी एबीसी में लिखा है अनुच्छेद के क्या? आज तक तो मैंने नहीं पढ़ा। अब ये जो प्रभुत्ववादी और संपन्नवादी लोग जो हैं, ये बता दे कि कहां जात छिपा ली। और सुनिए, जो लोग ये कह रहे हैं उनके लिए जवाब आपके चैनल के माध्यम से। यदुवंशी थे, आपका कोई वंश का पता नहीं है, ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप पे आरोप है कि आप बाहर से आए इस देश में, यादवों पे कोई आरोप नहीं है, तो आप कैसे सर्वोच्च हो जाएंगे? ये बात भी तब कही जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ, जब आपने दूसरों का अपमान करना शुरू कर दिया। अरे धर्म का विस्तार करते हो, रोज चिल्लाते हो, योगी आदित्यनाथ से लेकर आरएसएस तक हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कौन से हिंदू रूस राष्ट्र में रहेंगे? नहीं, बीजेपी तो ये कह रही है कि पूरे षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ किया गया। मनोज जी, पूरा षड्यंत्र रचा गया इसके लिए। सीबीआई की जांच करा ले, मैं कह रहा हूं सीबीआई की जांच करा ले। उनको तो चटवा दिया ना,
पैर चटवा दिए ना, यही तो प्रभुत्ववादी लोगों की। ठीक है मनोज जी, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। कृष्ण मोहन पांडे जी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। कृष्ण मोहन जी, अगर मनोज यादव जी की बातें आपने सुनी हो तो वो कह रहे हैं कि भाई कथा कहने के लिए किसी की जाति पूछना जरूरी थोड़ी ना है, और महिलाओं को आगे आप करेंगे इस तरीके से। कृष्ण मोहन जी, आवाज मिल रही है आपको? कृष्ण मोहन जी, क्या आप तक आवाज जा रही है? ठीक है कृष्ण मोहन जी, आपके पास हम लौटेंगे वापस, लेकिन राजू राज के पास चलते हैं। राजू, क्योंकि साफ तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि हमें भाई जाति से मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब है जिसने गलत काम किया और उसके लिए बाकायदा उसने माफी भी मांगी। देखिए, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल है और निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है। आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं और आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कथावाचक को सम्मानित किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी उतरी और कहीं ना कहीं जो लड़ाई है अब इसे राजनीतिक रूप ले चुका है और जिम्मेदारी अब पुलिस की है, प्रशासन के इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की। कथावाचक की भी गहराई से जांच होनी चाहिए और जिन लड़कों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया उसकी भी जांच होनी चाहिए। हालांकि इस गांव के लोगों का आरोप है, मैं इसलिए आरोप कह रहा हूं कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। गांव के लड़कों पर, ऐसे लड़कों पर आरोप है जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच है और उन्होंने उस कथावाचक का सर मुड़वा दिया, बाल मुड़वा दिया और उसके बाद गांव से बाहर किया गया। जहां तक शुद्धिकरण वाली बात सामने आ रही है कि मूत्र से, इसे लेकर अभी तक कोई प्रमाण सामने नहीं आया है और देखना होगा कि अगर वो बाकायदा सबूत के तौर पर आता तो निश्चित तौर पर बिल्कुल तो देखना होगा कि सबूतों के आधार पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। राजू, आप बने रहेगा, वापस आएंगे। कृष्ण मोहन पांडे जी, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो मनोज यादव जी को भी आपने सुना कि भाई बेवजह जाति का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है और आप लोग इस तरीके से ऐसी घटनाओं में महिलाओं को आगे कर रहे हैं। देखिए, पुनः एक इस बात में कहता हूं कि ये जो घटना हुई, यदि सत्य घटना है तो निश्चित पर निंदनीय है, परंतु इसकी जांच चल रही है। महिला सामने आई है, वहां पे लोग जो कथा कह रहे थे वो लोग भी सामने आए हैं और जो जिस तरह के जातीय संघर्ष कराने के लिए एक पार्टी विशेष के नेता ने जिस तरह की टिप्पणी की है, निश्चित तौर पर ये किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है, घातक है। और ऐसे लोगों पर जो कि इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए प्रोपेगेंडा रचते हैं, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। और मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि ये एक घटना जो कि धार्मिक प्रवृत्ति से चल रही घटना थी, एक व्यवस्था के अनुरूप चल रही थी, परंतु कुछ लोगों ने उसमें जातीय एंगल लाया, फिर वर्ग संघर्ष की व्यवस्था लाई और यहाँ तक कि वहां पर इतना उन्माद फैलाना शुरू किया कि इसका राजनीतिक रंग दिया और राजनीतिक रंग के बाद से अब सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए जातियों को जाति से लड़ाने का जो काम। ठीक है मनोज यादव जी, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जाति को जाति से लड़वाने का काम करते हैं आप लोग। देखिए दिव्या जी, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से कहता हूं, बीजेपी को इस मैटर में बहुत ही न्यायपूर्वक भूमिका में रहना चाहिए। एक गांव, एक समाज या एक परिवार के लोग इस दोषी थे, पूरा ब्राह्मण समाज दोषी नहीं है। पूरा तमाम तरीके से हमारे जो संस्कार हैं, उनकी जो रखरखाव करने वाली जाति है ब्राह्मण, जिसको सभी अधिकार प्राप्त हैं इस देश में पूजा पाठ के, उन लोगों की सबकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं थी कि उन सब के दोष को सामने रखा जा रहा है। एक गांव के लोगों ने अगर कोई इस तरह की हरकत की तो बीजेपी को, आरएसएस को, मौजूदा सरकार को उन पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी और ये संदेश देना चाहिए था देश में कि एक गांव बुरा हो सकता है, एक क्षेत्र के लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार पूरा इस देश में नहीं बुरा है, क्योंकि हजारों साल से उन्होंने कथा, भागवत, हवन, पूजन सामग्री सब कुछ कराया है और इस देश की तथाकथित सारी जातियों ने उनका उस बात का पालन किया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता इसमें भी एंगल ढूंढ रहे हैं और प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग सिर्फ अपना वर्चस्व और लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं, समय में ऐसे मुद्दों में आप लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अरे जांच करा लो भाई, तो पुलिस वालों के ऊपर लाठी चलवा दो, क्यों जेल में बंद कर दिया उन गांव वालों को? वो तो फिर मासूम गांव वाले रहे होंगे, वो मासूम गांव वाले रहे होंगे बेचारे, जो जेल चले गए। कृष्ण मोहन जी वो कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए ना, के बाद आप इस तरह की बात करो। जी ठीक बात है, मनोज जी जो कह रहे हैं कि जांच कर रही है, जांच हो रही है,
पुलिस अपना कार्य कर रही है, परंतु उसको एक ऑफिस में अपने ऑफिस में बुला करके प्रोपोगेट करना, ये बात कहना कि कुछ जातीय उच्च जाति के लोग हैं, कुछ ऐसे जवाब दूंगा समाज में आगे नहीं बढ़ सकते, ये जो जातीय संघर्ष करना चाहते हैं, वर्ग विभेद करना चाहते हैं, धार्मिक और सामाजिक उन्माद करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। पुलिस वहां पे एफआईआर हुई, पुलिस अपना काम कर रही थी, परंतु उसको राजनीतिक रंग देकर समाज में विद्वेष फैलाने का काम समाजवादी पार्टी जो कर रही है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता और वर्ग विशेष के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी का जातीय आधार पर जो निर्माण हुआ है, सामाजिक विभेद के आधार पर जो निर्माण हुआ है, वो बदस्तूर आज भी जारी है और समाज अब ऐसे विखंडनकारियों को, ऐसे समाज को तोड़ने वालों को, समाज में अलग अलग रंग से। ठीक है मनोज यादव जी, वो कह रहे हैं कि समाज को जोड़ने का नहीं, आप लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब जो है, जो भी जांच होगी वो स्पष्ट सामने आएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के मानने वाले जो भी हैं, विचारधारा के हैं, उनके पास कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें लिखा हो कि अगर कोई दलित, कोई पिछड़ा व्यक्ति ज्ञान की बात सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। ये तो ब्राह्मण समाज की मनुस्मृति में लिखा है। क्या आज तक किसी ब्राह्मण ने मनुस्मृति को जलाया, फेंका, फाड़ा या उसका विरोध किया? आज तक तो मैंने नहीं सुना। तो मैं कैसे मान लूं कि जिसने कहा हो कि कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। अरे सुन लो, परंपरा हमें मालूम है, हमें परंपरा ना बताओ, हम यदुवंशी हैं। रुक लो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में नहीं, हम आपके बीच में नहीं बोलो। मैं बारी बारी से देखिए दिव्या जी, आप डिबेट कंडक्ट करा रही, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी जो बारी बारी से मैंने टोक दिया उसमें मुझे बोलने हाँ, अपनी बात बोलिए। हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बताऊं कि अगर शीशा पिघला के कान में डालने वाली सजा निर्धारित है किसी किताब में, तो फिर मूत्र वाली भी सजा आज के समय में पॉसिबिलिटी 100% है। एक बात। और दूसरी, मुंडा बनवाया गया, सिखा काटी गई, नाक रिगड़वाई गई, इस सब चीज के वीडियो फुटेज हैं। आप जो आरोप लगा रहे हैं वो जब आप फंस गए तब आरोप लगा रहे हैं, और इस तरह के भारत में प्रतिदिन केस आते हैं। और फिर मैं कहूंगा, ऐसे मामले में मत बीजेपी पड़े, अन्यथा बीजेपी को भी लंबा नुकसान होगा। बात सिर्फ यादव की नहीं है, बात पिछड़ा दलित की है, और पिछड़ा दलित अगर इस बात से नाराज हो गया तो कथा की व्यवस्था, वर्चस्ववाद की व्यवस्था तो खत्म ही होगी, राजनीतिक व्यवस्था भी हमेशा के लिए बीजेपी की खत्म हो जाएगी। और नेक सलाह है बीजेपी को, इस मैटर में न पड़े तो अच्छा रहेगा। एक बात स्पष्ट कर दो कि मनोज जी ने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि इस मैटर में न पड़े तो अच्छा होगा, क्योंकि ये कानून का विषय है और कानून का काम जो पुलिस कर रही है, पुलिस को करने दे, उसमें राजनीतिक रंग ढूंढने का प्रयास न करें। एक विषय। दूसरा, इन्होंने कहा कथा की व्यवस्था बंद हो जाएगी। साहब, हजारों वर्ष सनातनी परंपरा है, ये चलती आ रही है। इस कथा में, इस भागवत में, पूजा पद्धति में संस्कार व्यवस्था को उत्पीड़ित करने का काम, उसको बार बार बाधा करने का काम हजारों वर्षों से लोग करते हैं। परंतु 30 सेकंड्स में आखिरी कमेंट मनोज जी, जल्दी से 30 सेकंड्स चलती रहेगी। परंतु मैं पुनः बोलता हूँ कि इस व्यवस्था, दिव्या जी, मैं वो जवाब दे रहे हैं, जल्दी से 30 सेकंड। इसमें जातीय सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम मैं कह दूं कि इस बात को लेके बीजेपी इस तरह की बात कह रही है कि ये लड़ाई यादव बनाम ब्राह्मण है। तो मैं कौशाम्बी की घटना बता के अपनी बात खत्म कर दे रहा हूं कि कौशाम्बी में एक ब्राह्मण के बेटे ने 8 साल मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया, पास्को के तहत वो जेल गया, और जब ब्राह्मण परिवार के पिता ने जहर खा के जान दे दी तो यही बीजेपी के वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने, ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके किस तरीके से सवाल ये है कि क्या इटावा की घटना धार्मिक विद्वेष की साजिश है, जाति विद्वेष की साजिश है, इसको लेकर अब पुलिस भी जांच करे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।